हाय एवरीवन। आप सभी का जीएस के 75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। ये जो क्विज है, मैंने 10 क्वेश्चंस की क्विज रखी है, बाइलिंगुअल रखी है ताकि हर टाइप मतलब कोई हिंदी में पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए भी कन्वीनियंट रहे और इंग्लिश में पढ़ने वाले के लिए भी कन्वीनियंट रहे। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके प्रीवियसली किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। इससे आप लोगों को आइडिया रहेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस एसएससी पिछले काफी सालों से पूछती आ रही है और आपके जो क्वेश्चंस हैं और मैं एक्सप्लेन करूंगा जहां तक पॉसिबल है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं शुरुआत करने से पहले आप अपनी आंख, दिमाग और नोटबुक जरूर खोल के रखें, जिससे जहां भी आपको कोई पॉइंट नोट करने वाला लगे तो प्लीज नोट करिएगा। अलग अलग सेक्शंस बना के, लाइक मैंने आज ज्योग्राफी की क्विज ली है, कल मैं किसी पॉलिटी की हो सकती है, हिस्ट्री की हो सकती है, इकोनॉमिक्स की हो सकती है। ऐसे मैं क्विज लेता रहूंगा और हर रोज आपको 10 क्वेश्चन करवाता रहूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्विज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा या आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, प्लीज आप पॉज करके उसका आंसर सोच सकते हैं। इससे आपके मन में भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ, आपने जो क्वेश्चन सोचा था वो सही है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अगर गलत है तो गलत क्यों हुआ, आपने क्या सोचा, तो ये सारी चीजें आपको आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे और आपका मोराल भी अप रखेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्मिक सी वेव्स विच अप्रोच द कोस्ट्स एट ग्रेटर फोर्स आर नोन एज। अब कई बार क्या है कि आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया, वैसे तो जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है सिस्मिक सी वेव्स कौन सी हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदी में भी ध्यान दे सकते हैं। भूकंपीय समुद्री तरंगे उनको किस नाम से जाना जाता है, जो कि तटीय क्षेत्रों को बहुत ही लार्जर फोर्स से स्ट्राइक करते हैं? टाइड्स, सुनामी, करंट और साइक्लोन। अब ये चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे आएगा, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी इसका आंसर है सुनामी। सुनामी बोलते हैं जब आपके समुद्र के किसी भी पॉइंट पे धरती पर आपका एपिसेंटर होता है और वहां से बहुत बड़ी बड़ी भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं। उस वजह से लहरें बहुत बड़ा और विकराल रूप ले लेती हैं, जो कि प्रलय आ जाती है जो भी तटीय क्षेत्र आपके वहां से सटे होते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन, द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, टेम्परेट में मिलती है, मॉनसूनल में मिलती है, या इक्वेटोरियल में मिलती है? ठीक है। ये भी जो ट्रॉपिकल टेम्परेट, आई थिंक आपको पता है, नहीं भी पता है तो किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा जो फोकस है कि आपको क्वेश्चंस बताऊं और जो आंसर है उसको मैं एक्सप्लेन करूं। तो यहां पर आपका आंसर है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्यों है? लाइक ये हमारी अर्थ है और इक्वेटोरियल ये आप बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोल देंगे आप इसको। ठीक है, या फिर लैटिट्यूड बोल देंगे 0 डिग्री। अब यहां पर क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी रहती है और सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली इस रीजन पे पड़ती हैं। और इस रीजन में आपके जैसे अमेजोन या कोंगो टाइप की बेसिन भी काफी प्रिवेलेंट है और सनलाइट भी बहुत है। मतलब पानी का सोर्स भी है, सनलाइट का सोर्स भी है, तो वहां घने जंगल हैं। घने जंगल हैं तो अलग अलग डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, फ्लोरा में भी और फोना में भी। फ्लोरा फोना क्या होता है? फ्लोरा बोलते हैं अलग अलग जो वेजिटेशन होती है उनको, और फोना होता है जो उस वेजिटेशन में रहने वाले हमारे जानवर होते हैं। तो जितनी डाइवर्स हमारी फ्लोरा होगी उतनी ही डाइवर्स हमारी फोना भी होगी। सो इक्वेटोरियल इज द रीजन वेयर द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी लाइज। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू, इनमें से कौन से लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है? ये तो आपको साफ साफ पता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारे देश में से गुजरता ही नहीं, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये आपको इनसे देख के आइडिया लग जाएगा कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब काफी दूर हैं और
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसको माना गया है जो ऑलमोस्ट बीच से गुजरता है। वो कौन सी जगह है? वो जगह है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं नहीं बता रहा, ये है कि कौन सी जगह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, और इसका आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देशांतर। ठीक है, लाइक ये अर्थ है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए प्यारा भारत है, और यहाँ से ऐसे करके लॉन्गिट्यूड गुजरता, देशांतर बोलते हैं इनको, मैंने बताया था लैटिट्यूड अक्षांश बोलते हैं, और जो ये हैं इनको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये भारत के किस जगह से गुजरता है जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन? ये वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, तब तक आप मन में सोच लीजिए, मुझे लगता है आपको आंसर पता भी होगा। इंटरेस्टिंग किस्सा क्या है कि एक बारी मैंने किसी से पूछा, ऐसे ही कोई किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये नहीं था एग्जैक्टली, ये पूछा था कि जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है। उसमें सन भी ऑप्शन में था और प्रोक्सिमा सेंचुरी भी ऑप्शन में था, लेकिन अब हमने बार बार इतना ध्यान प्रोक्सिमा सेंचुरी पे दिया है, अभी सन पे हमने नहीं दिया। सन को तो हमने बिल्कुल लाइटली ले लिया है, तो आंसर टिक करके है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जबकि अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया आफ्टर द सन, तो जो आफ्टर द सन सेकंड जो नियरेस्ट स्टार हुआ वो हुआ आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, और उसके बाद अगर आपसे पूछे फिर आता है आपका अल्फा सेंचुरी। द आंसर इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन आपको उस क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना है कि आफ्टर द सन लिखा है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द सोलर या टू आवर सोलर सिस्टम। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो भी इसका आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में सन ऑलरेडी आ गया है, उसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। द फॉरेस्ट इन सुंदरवन इज कॉल्ड। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? झाड़ीदार जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती वन, टुंड्रा। अब मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा आंसर, तो वहां के जंगलों को बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये मतलब वो एरिया है, सॉल्टी एरिया होता है, मतलब पानी और समुद्र के पास समुद्र में मिल रहा होता है तो मिक्स हो जाता है। ठीक है, डेल्टा बनता है वहां पे वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोल्टी रीजन हो जाता है, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ और घने जंगल हो जाते हैं। उन घने जंगलों को सदाबहार जंगल बोलते हैं, उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो कभी भी मतलब उनके पत्ते नहीं एक साथ नहीं झड़ते। ऐसा नहीं है कि भाई पेड़ उनके कभी पत्ते ही नहीं झड़ते, उनके पत्ते झड़ते हैं, लेकिन कभी कोई किसी रीजन में अपने पत्ते गिराएगा, कोई पेड़ किसी रीजन में गिराएगा, बट एक साथ नहीं गिराएंगे, इसलिए वो जंगल हमेशा हरे भरे लगते हैं। और वहां के जो पेड़ हैं, सुंदरी वृक्ष, वो बहुत फेमस हैं, और वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर हमारे वर्ल्ड फेमस है, तो ये याद रखना। ठीक है, झाड़ीदार जंगल आपको राजस्थान एरिया मिल जाएंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं, पर्णपाती वन, जो मतलब एक साथ से वो गिरा देते हैं अपने पत्ते, पतझड़ी टाइप बोल सकते हैं आप। और टुंड्रा बहुत ही कोल्ड वेदर में जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ए मैसिव अर्थक्वेक अकर इन 2004? इरियन जाया, सुमात्रा, कालीबंगन, जावा। देखो कालीबंगन तो है नहीं, कालीबंगन एक हड़प्पन साइट है जो कि आपकी मतलब कोस्टल एरिया में नहीं है। ठीक है, वैसे तो कालीबंगन मतलब अर्थक्वेक बोला है इन 2004, ये उस टाइम का हो सकता है करंट क्वेश्चन हो या आई डोंट नो, लेकिन 2004 से रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है, खासकर 26 दिसंबर 2004 को आपकी एक मैसिव सुनामी स्ट्राइक करी थी
इंडिया के मतलब इंडियन ओशियन में जिसने एरिया कवर किया था सुमात्रा, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार एंड इंडिया के साउथ स्टेट्स लाइक थोड़ा बहुत विशाखापट्टनम पे भी प्रभाव था, चेन्नई पे था, श्रीलंका में था। तो ये बहुत ही मैसिव आपकी सुनामी थी और उसी की यहाँ बात की गई है और ऑप्शन आपका सुमात्रा इज द राइट आंसर। जावा भी सुमात्रा के पास में है, ये तीनों जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया पास पास ही हैं, लेकिन जो मैसिव जो अर्थक्वेक था वो सुमात्रा के पास रहा, इसीलिए इसका आंसर सुमात्रा आएगा। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बता दी हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको लगे कि रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशन दुरंतो ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन। दुरंतो ट्रेन हमारी काफ़ी खास तरह की ट्रेन है जो कि बहुत फास्ट चलती है। ये वैसी ही ट्रेन है जैसे कि आप अभी बोल सकते हैं, पहले होती थी राजधानी, ठीक है, शताब्दी और फिर आती है दुरंतो, ठीक है। दुरंतो मतलब फुल्ली एसी ट्रेन होती है और बहुत फास्ट चलती है। ये फर्स्ट चलाई गई थी आई थिंक 2010 के अराउंड, जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी, और वो चली थी आपकी सियालदह से नई दिल्ली के बीच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो हमने उसका डिस्कशन किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। अब नर्मदा नदी का जो बेसिन का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ है। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का। देखो, नर्मदा रिवर हमारी निकलती है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक जगह है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। गोमुख शायद एक जगह है अमरकंटक, याद रखिए, वहां से निकलती है। फिर वहां से बहती बहती ये आपके बहुत ही थोड़ा सा रीजन आपका महाराष्ट्र का लेती है और फिर ये गुजरात में चली जाती है। तो ये 3 स्टेट्स को ये कवर करती है। तो कौन सा स्टेट बच गया? हमारा स्टेट बच गया राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। नर्मदा से कैनाल बना के राजस्थान के कई एरिया की सिंचाई की जाती है, लेकिन डायरेक्टली नर्मदा वहां नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लोप्स कैन बी चेक्ड बाई। कैन बी चेक्ड बाई का मतलब है कि भाई जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, उसको हम पहाड़ों पे कैसे रोक सकते हैं। एफोरेस्टेशन, पहाड़ों पे पेड़ उगाना इतना इजी नहीं है। वो अपने आप से बीज गिर के उगते रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप पर्टिकुलरली मिट्टी तो होती नहीं, रॉक्स होती हैं, इतना इजीली आप पेड़ एफोरेस्टेशन नहीं कर सकते। दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन। तीसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर प्लॉगिंग। कंटूर प्लॉगिंग ऐसी होती है, ऐसी, तो वो वहां वैसे ही पॉसिबल नहीं है। पट्टीदार खेती होती है, बस ऐसे ही वो करना है। और टेरेस कल्टीवेशन होता है लाइक आपकी ये पहाड़ है तो यहाँ से काट के थोड़ा ऐसी सीढ़ियाँ बना दी, ये सीढ़ियाँ। अब एक बात बताओ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। टेरेस कल्टीवेशन है, आपको इसी से आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बारिश हुई, बहुत जोरदार बारिश हुई, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक तरफ आपके स्ट्रिप कल्टीवेशन नहीं है, तो वहां से क्या है, यहाँ से मिट्टी उठाई, पानी अपने साथ ले जाएगा नीचे, क्या होगा? सोइल इरोजन। लेकिन वही मिट्टी, वही पानी इधर आएगा, मिट्टी यहाँ ले जाएगा, यहाँ पे पेड़ वेड़ रहेंगे, रोक लेंगे, फिर पानी आएगा, फिर पेड़ वेड़ यहाँ रोक लेंगे, तो आपकी मिट्टी का जो मूवमेंट है वो नहीं इतना इजीली हो पाएगा और सोइल इरोजन नहीं हो पाएगा। सो पहाड़ों में आपने जनरली देखा भी होगा तो टेरेस कल्टीवेशन काफी मात्रा में की जाती है ताकि वहां पर मृदा अपरदन ना हो सके। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। इसका आंसर है, डायरेक्टली बता देता हूं मैं, इसका आंसर है इराटोस्थेनिस। ये अपने ग्रीक स्कॉलर हैं। ग्रीक में इसका मतलब जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है टू राइट। तो भाई अर्थ के बारे में जानकारी या लिखना या समझना, उस
इस टर्म को कॉइन किया गया था एराटोस्थेनिस के बारे में के द्वारा, और ये काफी पुरानी बात है। ये मतलब आई थिंक बिफोर क्राइस्ट की बात है, तब इन्होंने इसको ज्योग्राफी टर्म दिया था। और इनको शायद से ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी भी माना जाता है। तो आप एक बार ये प्लीज कंफर्म कर लीजिए। और एक जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, और जिसका जवाब सही होगा मैं उसको अपना जो हार्ट है वो दूंगा, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि भी आंसर क्या है। तो आज का हमारा पहला दिन का जो हार्ड चैलेंज है वो यहीं खत्म होता है, और आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चंस आते थे। और ये आपको मैं बार-बार बता रहा हूं कि इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एसएससी के किसी एग्जाम से बाहर का क्वेश्चन मैंने वैसे लिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, अगली नेक्स्ट कल की जो हमारी 10 क्वेश्चंस की क्विज होगी उसमें हम देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, बट यू जस्ट प्रिपेयर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।